टेम्परेचर टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता जाएगा बेटा, वैसे ही हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर वेवलेंथ वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आया? Yes. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सर रेडिएशन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ना, रेडिएशन मतलब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या तो इसको लाइट फॉर्म कंसिडर कर सकते हो। रेडिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यू कैन से लाइट। ओके लाइट सर। इज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है? यस सर। तो intensity of radiation emitted, it increases with decrease of wavelength. At a particular temperature. It reaches to a maximum value. It reaches to a maximum value and then decreases. यहां पर देखिए T1 टेम्परेचर पर मैं देख रहा हूं। पहले ये हमारा फिक्स टेम्परेचर है, पहले कि T1 टेम्परेचर पर हमने इसको हीटिंग दिया, ये गर्म किया कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या हो रहा है, हायर वेवलेंथ वाला रेडिएशन एमिट जो हो रहा है वो कम है। यहाँ पर वेवलेंथ कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी तो इंटेंसिटी देखो बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम बन। ठीक है? तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वो मैक्सिमम रीच होगी और मैक्सिमम होने के बाद वापस से डिक्रीज होगी। समझ में आया? Intensity of radiation emitted increases with decrease of wavelength. It increases with decrease of wavelength. Intensity increases. यहाँ पर T2 टेम्परेचर पर देखो, intensity of radiation emitted increases here with decrement in wavelength. It becomes maximum और उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। T3 टेम्परेचर पर देखो, ये रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ, और यहाँ पर मैक्सिमम रीच करने के बाद वापस क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया? सो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, इट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ एट अ पर्टिकुलर और द गिवन टेम्परेचर, and it reaches to a maximum value and then it decreases again. समझ में आया ये वाला? ये ग्राफ को एक्सप्लेन किया मैंने। सर T3 की रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज्यादा। हाँ, T3 में इंटेंसिटी लोअर वेवलेंथ वाले रेडिएशन की ज्यादा है, लोअर वेवलेंथ वाले। ठीक है? T1 में इंटेंसिटी हायर वेवलेंथ वाले रेडिएशन की ज्यादा है। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा ना बेटा, तो ये ग्राफ यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, इस ऐसे। समझ में आया? यस सर। तो इसका सिंपल मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लोअर वेवलेंथ वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वो ज्यादा एमिट कर रहा है, वो ज्यादा एमिट कर रहा है। यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर मान लो रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, वो एमिट रेड कलर के रेडिएशन को ज्यादा कर रहा है। जबकि यहाँ पर ब्लू कलर है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई। T1 टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होता कि ब्लू कलर को वो एमिट ही नहीं करेगा, ब्लैक बॉडी है, हर एक ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी रेड के कंपैरिजन में कैसी है, कम है। समझ में आया? Yes, उसकी sir. वजह से वो
आपको रेड दिखेगा। जब आप हिटिंग कर रहे हो ना तो ऑब्जेक्ट आपको रेड दिख रहा है, उसका रीजन रेड कलर की जो रेडिएशन होगी, जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उसकी होगी, वो ज्यादा इंटेंसिटी से एमिट कर रहा है उसको बाकी कलर्स के कंपैरिजन में, बाकी रेडिएशन के कंपैरिजन में। उसकी वजह से कलर चेंज होता जाता है इंटेंसिटी चेंज होने पर। कोई डाउट? नो डाउट। नो सर। ओके, पक्का बेटा, किसी को डाउट नहीं है? नो सर। सर थोड़ा सा। कहाँ पर डाउट है बेटा, बोलो। यहाँ सर वेवलेंथ की जो वेवलेंथ ये वाली यस सर। ग्राफ ना, ठीक है, चलो ग्राफ को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नहीं पता थोड़ा, इसकी वजह से है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स और रेडिएशन। ठीक है, जब भी वेव फॉर्म में होंगे तो जितने भी रेडिएशन है, ये हर एक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो बेटा डिफरेंट होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। देखो, ये आपने सुना होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे, गामा रेज, तो ये सारे रेडिएशन है बेटा, ये सारे रेडिएशन है। ये रेडिएशन एक दूसरे से डिफर कैसे करेंगे? इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो वेव्स की, वो 10⁶ हर्ट्ज की रेंज में, जबकि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी 10⁻24 हर्ट्ज की रेंज में होती है, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो ये जितने भी डिफरेंट रेडिएशन है, सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होगी। हम जो देख पाते हैं ना, हमारे लिए जो विजिबल है वो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, वो होता है बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम है विबग्योर, जो आपको रेनबो के कलर्स दिखते हैं, विबग्योर। विजिबल स्पेक्ट्रम में ये कलर्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज की है, 10⁻14 हर्ट्ज, और इनकी वेवलेंथ होती है बेटा 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। दैट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेज रेडिएशन। ठीक है, तो हर एक रेडिएशन की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, हर एक की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। तो Yes, इनको sir. सेपरेट करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से, जो इनकी प्रॉपर्टी वेव्स की या तो रेडिएशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जब टेम्परेचर लोअर है, ठीक है, बहुत लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर पर हायर वेवलेंथ वाला रेडिएशन ज्यादा एमिट होता है। लोअर टेम्परेचर पर हायर वेवलेंथ वाला रेडिएशन ज्यादा एमिट होगा। यहाँ पर मान लो लैम्बडा 1 वेवलेंथ है, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली आपको। इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम मिली। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो पता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे। टेम्परेचर पर बढ़ाने पर क्या होगा, वेवलेंथ कम होती जाएगी जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पर ये लैम्बडा 2 है, ठीक है, तो ये जो रेडिएशन होगा जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी टेम्परेचर T2 के ऊपर, टेम्परेचर T2 के ऊपर। फिर क्या होगा, आपने और टेम्परेचर बढ़ाया, आपने और टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर T3 ले गए, तो टेम्परेचर T3 पर इससे कम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी आपको। उसकी इंटेंसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे ही लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी वाले, लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का इंटेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा और टेम्परेचर पर बढ़ाओ तो ये ग्राफ क्या आएगा, छोटा बनेगा। यहाँ पर कोई वेवलेंथ वाला लैम्बडा 4, उसका रेडिएशन मैक्सिमम होगा, उसका रेडिएशन बेटा मैक्सिमम होगा। समझ में आया? ऐसे। यस सर। और सर वो लास्ट में आपने बताया था वो रेड और ब्लू कलर क्यों? कौन सा बेटा?
लास्ट पे आपने इंटेंसिटी ऑफ कलर बताया था ना कि इंटेंसिटी बताइए। आप इसमें से कोई एक ही ग्राफ को कंसिडर करो, आप इसमें से कोई एक ग्राफ, मान लो T1 टेम्परेचर पर लिया आपने, ठीक है, बाकी सारे ग्राफ भूल जाओ। तो अभी क्या होगा, ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, कोई भी टेम्परेचर पर ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पर एट द गिवन टेम्परेचर हायर वेवलेंथ वाले रेडिएशन का एमिशन कम होता है। वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ इंटेंसिटी क्या हो रही है बेटा, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा हूं, वेवलेंथ डिक्रीज ये डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पर। तो ये वेवलेंथ डिक्रीज होने पर इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सर। यस, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यस सर इंक्रीज। ये λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है, इनकी वेवलेंथ कम होने पर इंटेंसिटी पहले इंक्रीज हो रही, वो मैक्सिमम तक पहुंच गई, और मैक्सिमम पहुंचने के बाद वापस से क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी इनिशियली क्या हो रहा है, इंटेंसिटी वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो रहा है, वो मैक्सिमम पहुंचेगा और फिर इंटेंसिटी वहां पर डिक्रीज होता जाएगा वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ। तो हर एक ग्राफ ऐसे ही मिलेगा आपको, पहले डिक्रीज इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो कोई भी टेम्परेचर पर अगर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो हायर वेवलेंथ वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी इनिशियली कम होगी, फिर वेवलेंथ को कम करते जाओ तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और वेवलेंथ कम करने पर यहाँ पर मैक्सिमम रीच होने के बाद डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो यही चीज एक्सप्लेन की आगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इट इंक्रीजेस with decrease of wavelength, it increases with decrease of wavelength, it reaches to the maximum value, ठीक है, and at the given wavelength when then start decreasing with further decrease of wavelength. Okay, अब ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अबोव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एक मिनट बेटा चालू रखना। देखो ये जो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट that cannot be explained satisfactorily on the basis of wave theory, ठीक है। ये जो पूरा ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ वाला मैक्स प्लैंक ने डिराइव किया था डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव थियरी से हम कंप्लीटली या सेटिस्फैक्टरीली नहीं कर सकते। सो यूजिंग वेव थियरी ऑफ लाइट, यूजिंग the wave theory of light, we cannot explain the above theory, the above experiment satisfactory. तो अब यहाँ पर वेव थियरी हमारे काम की ही नहीं रही बेटा, ये प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए, ये एक्सपेरिमेंट के लिए वेव थियरी हमारे कोई काम की नहीं थी फिर, ठीक है। तो अब क्या किया था प्लैंक ने कंपैरिजन यहाँ पर इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ कर दी। ये जो लाइट या रेडिएशन था उनकी कंपैरिजन की थी एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट or absorb energy only in discrete quantity. This atoms or molecules can emit or absorb energy in
discrete quantity, in discrete quantity, and not in continuous manner, and not continuous manner. अब ये चीज क्या है देखो, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, एक्चुअल अमाउंट नहीं लूंगा, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल की वैल्यूज ले रहा हूँ. These are not the actual values I'm taking. मान लो एटम में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है और थर्ड ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी बेटा क्या है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी है -10, सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी है बेटा -6, थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी है -4. तो मुझे एक चीज बताओ, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से बेटा सेकंड ऑर्बिट में जाना होगा तो कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, +4. इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, आपको समझाने के लिए ऐसे वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी -10 जूल जीती. सेकेंड ऑर्बिट में अगर वो होगा तो उसकी एनर्जी -6 जूल होनी चाहिए. तो अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को 4 जूल जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. अगर मैं 1 जूल दूंगा तो भी वो फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट नहीं जाएगा, 2 जूल नहीं लूंगा तो भी ये नहीं जाएगा, 3 जूल दूंगा तो भी नहीं जाएगा. तो अगर मैं 1, 2 या 3 जूल एनर्जी दे रहा हूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्सॉर्ब जरूर करेगा लेकिन वो उसकी ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा. फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. पहले मान लो 2 मीटर पर सेकंड से वो वेलोसिटी से यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, फिर आपने एनर्जी दी तो 2 से आएगा 4 मीटर पर सेकंड, 4 से आएगा 6 मीटर पर सेकंड, और इवेंचुअली जब 4 जूल जितनी एनर्जी दोगे तो वो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट से शिफ्ट हो जाएगा सेकंड में. तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर जो एनर्जी एब्सॉर्ब की वो कितनी है? 4 जूल जितनी है. ये पर्टिकुलर या तो डिस्क्रीट वैल्यू हो गई. अगर आपने 5 जूल एनर्जी दी तो क्या होगा, उसमें से 4 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने में यूज होगी और बाकी की 1 जूल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होने में होगी. लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं करेगा, उसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एब्सॉर्ब करेगा, नहीं. यहाँ पर हमारे रेडिएशन के पास जितनी भी एनर्जी होगी वो एब्सॉर्ब कर लेगा. इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता. हम जितनी एनर्जी देंगे वो पूरी एब्सॉर्ब करेगा या तो उतनी ही पूरी एमिट कर देगा. इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है. तो यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन्स इनकी एनर्जी एब्सॉर्ब या तो एमिट करते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटी में, वैसे ही क्या होगा, यहाँ ब्लैक बॉडी के अंदर भी जो फोटॉन्स होंगे वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में एनर्जी एमिट या तो रेडिएट करते होने चाहिए. समझ में आया? Yes. Yes, sir. Okay. So he compared this with particles. The particle form of radiation. The particle form of radiation is known as quantum. Group of quantum is known as quantum. Group of quantum is known as quantum. ठीक है. आप लाइट वेव्स को ऐसे कंसिडर करते हो लीनियर, ठीक है. इसकी जगह पर मैक्स प्लैंक ने क्या किया था, ये लाइट रेज को पार्टिकल फॉर्म में कंसिडर किया था जो क्वांटम से बनता है, जो क्वांटम से बनता है.
और ये क्वांटम जो है दोज आर दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का पैकेट है, इनके पास कुछ एनर्जी होगी हर एक क्वांटम के पास। जो पार्टिकल है बेटा वो पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। सो लाइट इज ए bunch of particles, ठीक है, and this particle contains packet of energy. This quantum, it contains packet of energy, a packet of energy. समझ में आया बेटा? Yes. ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली कहाँ? अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो हम लाइट को एमिट यहाँ पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, इनको कोलाइड करवा रहे हैं, ठीक है। कोई एटम के ऊपर कोई एटम, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर लाइट आ रहा है, अब ये लाइट में से एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? जब ये लाइट को हम पार्टिकल फॉर्म में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में है, लाइट को अगर पार्टिकल फॉर्म में कंसिडर करेंगे तो इनके बीच में कोलिजन होगा, एंड ड्यूरिंग द कोलिजन इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन में। अगर वेव नेचर कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसा कोलिजन जैसा कुछ भी नहीं होता उसमें। कोलिजन किसके बीच में होगा, पार्टिकल्स के बीच में। एनर्जी ट्रांसफर किसके बीच में होती है, पार्टिकल्स के बीच में। समझ में आया? फिजिक्स में आप कोलिजन थियरी पढ़ोगे बेटा, कोलिजन थियरी, उसमें क्या होता है, एक सिंपल सी चीज समझो। आप क्या कर रहे हो पता है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, आपने एक बॉल लिया, बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया, ऊपर से ड्रॉप करते जाओगे तो इनिशियली क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। आपने ऊपर से ड्रॉप किया, फ्री फॉल कर रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, जब ये बॉल फ्लोर को कोलाइड करेगा, टच करेगा, एट दैट मोमेंट, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और उसने क्या किया, सारी एनर्जी फ्लोर पर ट्रांसमिट कर दी, पूरी एनर्जी उसने फ्लोर पर लगा दी। ठीक है, मान लो यहाँ फ्लोर की जगह पर ग्लास होता तो ग्लास ब्रेक हो जाता ना। क्यों ब्रेक होता? क्योंकि ये बॉल के पास कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी ग्लास को ट्रांसफर हुई और ग्लास ब्रेक हो गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो एग्जैक्टली यही चीज होती है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएंगे एनर्जी एब्सॉर्ब करके या रिलीज करके, तो उसमें क्या होता है, जो रेडिएशन होगा उसका पार्टिकल नेचर कंसिडर किया जाता है। जब ये पार्टिकल फॉर्म में है तो इनके पास क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, जितने फोटोन होंगे उतनी हर एक फोटोन की एनर्जी होगी। तो ये पैकेट्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे और एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब ये लाइट पार्टिकल्स के पास से कर रहा है, वेव्स के पास से नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें पार्टिकल नेचर कंसिडर करना जरूरी था। समझ में आया? तो ये पार्टिकल फॉर्म को नाम दिया गया क्वांटम। ठीक है, जो लाइट्स के पार्टिकल फॉर्म होते हैं या तो रेडिएशन का पार्टिकल फॉर्म है विच हैज पैकेट ऑफ एनर्जी, इनको नाम दिया जाता है क्वांटम। कोई डाउट? No, sir. No doubt, sir. ओके, हिमांशु, No, sir. गुरलीन, ओके, ओके बेटा, द एनर्जी E of a quantum, the energy of a quantum of radiation is proportional to the frequency of radiation.
जो फोटोन की या तो क्वांटम की एनर्जी है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यहाँ पर ई क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ई है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, न्यू क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, प्रपोर्शन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो ये कांस्टेंट रखा था जिसको नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट एच। यहाँ पर जो कांस्टेंट रखा जाता है प्रोपोर्शनलिटी, उसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ क्वांटम, और एनर्जी ऑफ फोटोन भी बोल सकते हो, एनर्जी ऑफ रेडिएशन बोल सकते हो, सब कुछ एक है। Energy of photon, energy of quantum, energy of radiation, those all are same. Here H is a Planck's constant. H क्या है बेटा, Planck's constant है, या तो एक proportionality constant है, क्योंकि यहाँ पर energy of quantum जो है that is directly proportional to the frequency, that is directly proportional to the frequency of that radiation। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पर कांस्टेंट रखा जाता है which is h। h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटा कितनी है, याद रखना 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कोई डाउट? No, sir. कंफर्म? Yes, sir. Yes. यूजिंग दिस थियरी, पार्टिकल नेचर कंसीडर करने के बाद प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन। ये इंटेंसिटी कर्व जो एक्सप्लेन किया था ना, वो पार्टिकल नेचर कंसीडर करने के बाद सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर सकते थे प्लैंक। ठीक है सर एक बार शॉर्ट में बताओगे कि एक्सपेरिमेंट था क्या? एक्सपेरिमेंट क्या था ऐसा? यस सर। एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या था, he took an object, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फर्नेस में रखा जहां पर टेम्परेचर को चेंज करके इनकी जो रेडिएशन होती थी उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ पता लगा सकते थे, वो अरेंजमेंट थी। ठीक है, उसने क्या किया, मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर आयन लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर आयन को बहुत ही गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया। उसने चेक किया कि कौन से वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, और ये ग्राफ प्लॉट किया। फिर टेम्परेचर बढ़ाया 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, और चेक किया कि डिफरेंट जो वेवलेंथ मिल रहे हैं वहां से रेडिएट कर रहा है, इमिट कर रहा है रेडिएशन, तो उसकी इंटेंसिटी किसकी ज्यादा और कम है वो मेजर करके ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो ये दूसरा ग्राफ मिलेगा। फिर चेक किया कि वहां पर 200 से 500 डिग्री सेल्सियस किया, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाया 500 डिग्री सेल्सियस, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एमिट कर रहा है रेडिएशन को, वहां पर डिफरेंट रेडिएशन जो मिले थे उसकी इंटेंसिटी के लिए ये कर्व मेजर किया। तो हर एक बार ये चेक किया कि भाई टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे लोअर वेवलेंथ वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लोअर वेवलेंथ वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और हायर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ में आया बेटा? यस सर। हायर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाले की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ये ना? विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पर, with increasing the temperature, with increasing the temperature of the object, emission
of radiation having higher frequency and lower wavelength increases. और एमिशन की जगह पर इंटेंसिटी भी लिख सकते हो. Intensity of radiation having higher frequency and lower wavelength increases with increasing the temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर वेवलेंथ वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ेगी. ठीक है. Yes, sir. डाउट बेटा? No, sir. कोई डाउट नहीं है? कंफर्म? Confirm, sir. ओके. यहां तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्लियर है? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली परफॉर्म किया था हर्ट्ज ने. ठीक है, हेनरी हर्ट्ज. बट यहाँ पर सर, हाँ सर वापस से लेक्चर एंड हो जाए तो ज्वाइन करना है क्योंकि 3 मिनट में हो जाएगा लेक्चर. एक्चुअली बेटा बड़ा है, कुछ ज्यादा है, तो ये अभी कंप्लीट भी नहीं होगा 10-15 मिनट में. आप रात को 9 बजे सब फ्री हो बेटा? रात को 9 बजे सब फ्री? एग्जाम है सर. एग्जाम है आप लोगों की, राइट? ठीक है, वो तो 10-10:30 कंप्लीट होगी. ये देखना था, कोई बात नहीं, चलो कल के लेक्चर में करते हैं उसको. और इसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको मैं 3D मॉडल भी दिखाऊंगा. ठीक है, वीडियो तो वो भी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी उसमें. ठीक है, लेक्चर यहाँ पर एंड कर रहा हूँ. ब्लैक बॉडी में कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा. ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ. नो सर. कोई क्वेश्चन? किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं बेटा? नो सर. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान में रखनी है आपको, जो भी रेडिएशन है वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है. उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. अब ये जो रेडिएशन होता है उनके ड्यूअल नेचर होते हैं. कोई भी रेडिएशन होगा उसका क्या होगा बेटा? ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा. अगर मैं आपको पेन का एग्जांपल दूं तो आप सब लोग बोलोगे ये तो पार्टिकल फॉर्म है, इसका कोई भी वेव फॉर्म नहीं होता, राइट? तो आपको पता है पार्टिकल मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल है. तो वैसे पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है, तो उसको बोला जाता है ड्यूअल नेचर. क्यों? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट जो है ना, जो सन से आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. तो वो क्या होगा? उसका भी पार्टिकल नेचर होगा और उसका भी वेव नेचर भी होगा. बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है जो लाइट से होते हैं, जैसे कि इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी एज के पास से, किसी भी ऑब्जेक्ट की एज के पास से लाइट का बैंड होना. ठीक है, लाइट का बैंड होना. अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, वेट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट की जो एज है ना, एज से यहाँ पर लाइट बैंड हो जाती है. एज से क्या होगी? लाइट बैंड हो जाएगी. उसकी वजह से पीछे की तरफ जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी आपको थोड़े बहुत दिखेंगे. मैंने एग्जांपल दिया था विंडो या तो डोर की स्लिट. आपके घर पे जो विंडो या डोर की स्लिट होगी, आप एक डार्क रूम में हो, आपके रूम की लाइट बंद है, लेकिन बाजू वाले या पीछे के रूम की लाइट चालू होगी, तो वो डोर के नीचे से लाइट रेज आपको दिखेंगे. तो वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट के एज के पास से क्या होता है? लाइट बैंड होता है, उसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन. और किसी एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारी लाइट, बहुत सारी टॉर्च को आप क्या कर रहे हो? इंसिडेंट करवा रहे हो. ठीक है, तो वहां पर जो पैटर्न फॉर्म होगी, जो भी फेनोमेनन होगा, दैट इज नोन एज इंटरफियरेंस.
तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस समझाने के लिए हमें जरूरत थी वेव नेचर की और वेव फॉर्म की, वेव थियरी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे